हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि लोगरिथम की क्या कहानी है, कहां से आता है लोगरिथम और डेली लाइफ के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमें लोगरिथम की जरूरत पड़ती है। अब ये तो पता चल गया कि कहाँ जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको लोगरिथम को सोल्व करना हो तो कैसे सोल्व करोगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैं रिकैप ले लेता हूँ। उसके थ्रू कुछ टर्म्स थी उनको मैं दोबारा क्लियर करा देता हूँ। देखो मैंने बोला है कि जब किसी जगह पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है तो वहां पर हम इस तरह से इक्वेशन की तौर पे ग्रोथ को दिखा सकते हैं कि टोटल नंबर जो आने वाला है, ये जो पहली इक्वेशन जो मैंने लिखी हुई इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है आपको टोटल नंबर आपको फाइंड आउट करना हो या फिर फाइनल नंबर आपको फाइंड आउट करना हो किसी भी चीज का, ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी चीज का आफ्टर सर्टेन पीरियड, उसको हम पता करने के लिए इस इक्वेशन का यूज करते हैं। कैसे निकालते हैं कि टोटल या फाइनल नंबर ऑफ सब्सटेंस विल बी इक्वल टू ग्रोथ रेट की पावर समथिंग। ठीक है, ग्रोथ रेट की कुछ पावर रहेगी। ग्रोथ रेट को मैंने लिखा है किससे, ए से। ये जो नंबर फाइनल नंबर उसको एन से लिखा है और नंबर ऑफ साइकिल या जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, उसको मैंने एक्स से डिनोट किया है। इसके बाद मैं बोल रहा हूं कि अगर इसी चीज को किसी दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए तो वहां पर किस तरह पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाए कितना टाइम लगेगा, कितने साइकिल्स लगेंगे। अगर आपको नंबर ऑफ साइकिल्स पूछे जाए कि फाइनल नंबर आपको दिया हुआ है, इस ग्रोथ रेट से टोटल इतना नंबर होने में कितना टाइम लगेगा, कितने साइकिल्स लगेंगे, कितनी ग्रोथ की ये पूरी साइकिल्स लगेंगी। अगर नंबर ऑफ साइकिल्स पूछी हुई हो तो हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। और इस इक्वेशन के अंदर भी मैंने वही टर्म्स ली है, ए, एन और एक्स। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि कितने साइकिल्स लगेंगे, किसके इक्वल होंगे, वो इक्वल होंगे लोगरिथम ऑफ टोटल नंबर बेस ग्रोथ रेट का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ए जो था, जो ग्रोथ रेट थी, उसको बी के बेस की फॉर्म में लिखा है मैंने। ये एन जो है टोटल नंबर, इसको लोगरिथम के साथ लिखा और कितनी साइकिल लगेंगी वो इसको सोल्व करने के बाद आंसर आ जाता है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ फॉर्मूले देने वाला हूँ, कुछ ऐसे फॉर्मूले जिनमें से कुछ आपने पढ़ रखे होंगे, कुछ आपके लिए नए होंगे। उन फॉर्मूले को यूज करके हम लोगरिथम को सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, देखो सबसे पहले तो मैं उन चीजों के बारे में बात करने वाला हूं जिनकी वजह से बच्चों के दिमाग में ना लोगरिथम का डर बैठ जाता है। होता क्या है कि आपको लोगरिथम के बारे में कुछ ऐसी कंडीशंस दे दी जाती है। जब मैथ के अंदर लोगरिथम पढ़ाया जाता है या कुछ चीजें बताई जाती है तो आपको फैक्ट्स दे दिए जाते हैं कि जैसे कि n की वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर बताते होंगे टीचर्स तो, वरना बताते भी नहीं है। लेकिन जब पूछते हैं सर ऐसा क्यों होता है तो आपको बताया जाता है, बस बोलते हैं कि भाई ये चीज ध्यान रखनी है, आपको n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, a की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। साथ साथ ये भी बोल देते हैं कि a जो है वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ये जो बेस है ये 1 के इक्वल नहीं लेके चलना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत सारे टीचर्स ये कंडीशंस आपको बताते भी नहीं है। अगर बता देते हैं तो फिर बोल देते हैं बस याद रख लो, ऐसा होता है। आज हर एक चीज को हम बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं, कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए। इसका बोला जाता है कि x की वैल्यू जो है वो क्या रहती है भाई, वो भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। वो जो रहेगी वो भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। वो 0 के इक्वल हो सकती है लेकिन इससे छोटी नहीं हो सकती। चलो एक एक के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि ये लोगरिथम ऑफ n टू द बेस a विल बी डिफाइंड ओनली इफ n इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो नंबर है, आप किसका लोगरिथम कैलकुलेट कर रहे हो, आप एक नेगेटिव नंबर का लोगरिथम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऐसे ही बोला जाता है कि एक नेगेटिव नंबर का लोगरिथम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि n जो था वो क्या था, n था टोटल या फाइनल नंबर, और फाइनल नंबर कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। अब मैथमेटिक्स वाले आ जाएंगे मेरे ऊपर, चढ़ेंगे कि सर नेगेटिव में नंबर हो सकते हैं, लेकिन आप एक चीज सोचो, आपको कोई नंबर्स काउंट करने हैं। जैसे मैंने बोला था ग्रोथ के बाद जो फाइनल चीज बचने वाली है उनको आप काउंट कर रहे हो। मैंने लोटस प्लांट्स के बारे में बात की थी, बैक्टीरिया के बारे में बात करी थी। या हम मान लेते हैं कि यार लोग बढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है इंडियन पॉपुलेशन की। नेगेटिव में कैसे जा सकती है पॉपुलेशन? या तो 0 हो जाएगी या पॉजिटिव में एक बंदा रहेगा। नेगेटिव में कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप नेगेटिव नंबर का कभी भी लोगरिथम कैलकुलेट नहीं कर सकते। पहली चीज सभी को क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर है ये चीज? नेगेटिव का क्यों नहीं कर सकते लोगरिथम कैलकुलेट? क्योंकि ये जो n है ये हमारे पास एक फाइनल नंबर है। ग्रोथ के बाद जो हमारे पास अमाउंट आने वाली है, जो संख्या आने वाली है, वो संख्या है ये, वो नंबर है ये, और ये नंबर कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता। या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। क्लियर है पहली चीज। दूसरा बोलते हैं कि ये जो बेस है ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, 0 से बड़ा रहेगा।
और 0 से बड़े हुए नंबर के अंदर 1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो पहले तो इसी को डिफाइन कर लेता हूँ, 1 के इक्वल होने का मतलब क्या है। अगर मैं बोलता हूँ कि ग्रोथ रेट 1 के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डेली वो 1 गुना हो जाते हैं। कोई चीजें डेली ग्रोथ कर रही है और 1 गुना हो जाती है। तो पहले दिन अगर 2 थी, अगले दिन भी 2 रहेगी, तीसरे दिन भी 2 रहेगी, ग्रोथ कहाँ हो रही है उसमें, ग्रोथ नहीं हो रही है। इसका मतलब बेस जो है वो कभी भी 1 नहीं हो सकता। पहली चीज ये क्लियर हो जानी चाहिए। बेस के बारे में दूसरी चीज मैं बोल रहा हूँ कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ये जो ग्रोथ रेट है ये कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ग्रोथ रेट का मतलब क्या है कि कोई चीज नेक्स्ट डे कितने टाइम्स हो जाती है। अगर यहाँ पे 2 है, इसका मतलब कोई चीज नेक्स्ट डे डबल हो जाती है। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे एक ही वैल्यू मैंने -2 रख ली, मैंने रख ली -2 आपके कहने पे। फिर मैं बोलता हूँ कि पहले दिन मेरे पास 2 चीजें थी, नेक्स्ट डे कितनी होगी मेरे, -2 से मल्टीप्लाई करो, कितनी आई, -4। क्या -4 हो सकती है कोई चीजें, नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो ग्रोथ रेट रहेगी ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती और साथ साथ 1 के इक्वल भी नहीं हो सकती। ये कुछ या तो हमें कुछ इंक्रीज मिलेगा या फिर डिक्रीज मिलेगा। डिक्रीज मिलेगा तब क्या कंडीशन होगी, डिक्रीज जब मिलेगा तो ए की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी। जैसे मैं बोलता हूं कि ए की वैल्यू है 1/2, इसका मतलब पहले दिन कोई चीज जो थी वो हमने जैसे 2 सब्सटेंस या 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने देखे हैं, नेक्स्ट डे वो कितना हो गया, इसका 1/2 हो गया, इसका कितना हो गया 1/2। नेक्स्ट डे कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे। उसके अगले दिन उसका 1/2 मिलेगा, 1/2 ही मिलेगा। उससे अगले दिन 1/4 हो गया। तो डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, वो चीज कांस्टेंट नहीं रहनी चाहिए और नेगेटिव में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये चीज क्लियर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी जगह पर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज मिलता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि इंडियन पॉपुलेशन जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ग्रोथ रेट जो रहेगी वो ग्रेटर देन 1 रहेगी। क्लियर। दूसरी चीज, अगर बोल रहा हूं कि किसी जगह पर किसी का पैसा, किसी का अमाउंट जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ए की वैल्यू 1 से 0 के बीच में रहेगी, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। इसके बाद तो ये दो बेस के बारे में 2 चीजें थी, ये पता हो जानी चाहिए। तीसरी चीज जो आती है वो आती है कि लोगरिथम को सोल्व करने के बाद ये जो x की वैल्यू आती है ये 0 के इक्वल हो सकती है, 0 से ज्यादा हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, इसमें बोला है कि x क्या है, x है नंबर ऑफ साइकिल, कितने साइकिल आपको कराने पड़ेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम भाई 1 साइकिल तो आपको कराना पड़ेगा, या तो आप किसी चीज को जैसे हम स्टार्ट करते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। जब भी हम इस तरह की ग्रोथ की बात करते हैं तो स्टार्ट हमेशा 1 से करते हैं। स्टार्ट किससे करते हैं, 1 से करते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, स्टार्ट विद 1, ऑलवेज स्टार्ट विद 1। इसका मतलब पहले दिन आपको कम से कम एक चीज मिलेगी और एक ही चीज मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट डे वो उससे डबल हो जाएगी, फिर उससे डबल हो जाएगी, उससे डबल हो जाएगी, अगर ग्रोथ रेट 2 की है तो, ठीक है। और टाइम जो हमारे पास जो साइकिल थी वो क्या थी, 1 डे का था। अब मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ साइकिल जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, आप खुद सोचो, आपको कुछ ना कुछ तो टाइम देना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ तो टाइम देना पड़ेगा। ये जो साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल, इसका मतलब क्या है, इसको जनरली हम टाइम के अंदर लेके चलते हैं कि इतने टाइम के अंदर ये चीज इतनी ग्रो कर जाएगी, इतने टाइम के अंदर ये चीज इतनी ग्रो कर जाएगी, इतने साइकिल्स के बाद। कोई आप टाइम को कभी नेगेटिव में लेके जा सकते हो क्या, नहीं लेके जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो हमारे पास x जो रहेगा, नंबर ऑफ साइकिल जो रहेगी वो नेगेटिव नहीं हो सकती। 0 हो सकती है, हाँ हो सकती है। मैंने अभी कभी एक प्लांट रखा है, तभी तभी देख लिया, टाइम 0 पे ही उसको नोटिस कर लिया। इसके बाद में अगर देखूंगा तो फिर टाइम कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। इन चीजों के बारे में आपको कोई डाउट तो नहीं बचा अभी। अगर कोई डाउट बचा हो तो आप अभी उस चीज को डाउट कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है आपको और छोड़ देना है, मैं इस चीज को फिर सोल्व कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अब बढ़ते हैं आगे कुछ फॉर्मूलों की तरफ कि कौन कौन से फॉर्मूले हम यूज करते हैं लोगरिथम के अंदर। मैं इसको रब कर रहा हूँ। ओके, देखो जब आपने छोटी क्लासेस के अंदर सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन किया होगा, मल्टीप्लीकेशन एक मैथमेटिकल टूल है। जब आपने मल्टीप्लिकेशन किया होगा तो उससे पहले टीचर ने आपको याद कराई होगी टेबल्स, मार पे टाइप कर करके जैसे तैसे आपको टेबल्स याद कराई। उन टेबल्स को कुछ लोगों ने याद किया भी नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरीका खोज लिया। उन्होंने क्या किया, एक टेबल लिखी, उसके बाद उसके अंदर ऐड करते चले गए और बाकी सारे टेबल लिख दी। कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो 10 से 12 तक उनकी टेबल याद होती थी, लेकिन वो लिख देते थे 20 तक। सुना जाए तब उनकी हालत खराब हो जाती थी, वो अलग बात है, लेकिन टेबल लिखने का तरीका लिख लिया था उन्होंने। अभी हमें क्या करना है, लोगरिथम को यूज करना है। लोगरिथम भी एक मैथमेटिकल टूल है और उसको यूज करने के लिए भी हमें कुछ वैल्यूज को लर्न करना पड़ेगा, एक तरीका। फिर आप इसमें से
मैं बता दूंगा, तरीका भी आपको बताऊंगा कि तरीका क्या बन सकता है। तो सबसे पहली चीज तो मैं क्या करता हूँ, आपके सामने एक टेबल बता देता हूँ। उस टेबल के अंदर आपको ये नंबर्स दिए हुए, इनको याद करना है। सारे याद नहीं होते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप ये स्टार्टिंग के 2 डेसिमल डिजिट्स तक आपको याद कर ले तो सारी वैल्यूज को, तो भी ठीक है। अगर ये भी याद नहीं होते हैं तो आपको 4 वैल्यूज, log 2 की, log 3 की, log 5 की और log 7 की, इनकी वैल्यू जरूर पता होनी चाहिए। देखो ये जो वैल्यूज है ये प्राइम नंबर्स है, हम ये प्राइम नंबर्स है तो हम इनकी वैल्यू जो है, जो तरीका रहेगा उससे नहीं पता कर पाएंगे, लेकिन बाकी सारी वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 to 10 तक की वैल्यूज अगर आपको याद हो जाती है बहुत अच्छी बात है, याद नहीं होती है तो कम से कम ये 4 वैल्यूज आपको पता होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फॉर्मूलों के साथ। पहला जो फॉर्मूला आपके सामने आपके टीचर ने बताया होगा, वो बताया होगा log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। ये फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था? इसके अंदर बेस क्या रहता था भाई? बेस क्या रहता है? 2 रहता था, 10 रहता, क्या रहता था? बस इतना रहना चाहिए। बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन इधर जो बेस रहेगा मैं इसको ई लिख लेता हूं चलो अभी, या फिर 10 ही लेके चलते हैं। हमें जो कैलकुलेशन करने को मिलती है ज्यादातर हमें 10 की बेस में मिलती है। बाकी अगर किसी और केस में आती है तो उनको भी डिस्कस कर लेंगे प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पे 10 लिखा है तो इधर भी log 10 आना चाहिए, इधर भी ये 10 आना चाहिए। तो इसको बोलेंगे log a इंटू बी टू द बेस 10 इज इक्वल टू log a टू द बेस 10 प्लस log b टू द बेस 10। बेस को बार बार मैं नहीं बोलने वाला हूं, सीधा बोलूंगा log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। क्लियर है? इस फॉर्मूले को यूज कैसे किया जाता है वो भी हम देखेंगे। दूसरा फॉर्मूला जो आपके सामने आपके टीचर ने बताया होगा वो क्या बताया होगा, जैसे ये मल्टीप्लीकेशन के अंदर दूसरा फॉर्मूला उसने बताया होगा आपको कि log a अपॉन b इज इक्वल टू log a, न्यूमरेटर तो पॉजिटिव लिखा लेकिन इस डिनोमिनेटर को कर दिया उसने नेगेटिव। और बेस क्या रहेगा? बेस दोनों साइड में एक ही रहना चाहिए। यहाँ पे भी 10 लिखा है तो इधर भी 10 और इधर भी 10। ये दो फॉर्मूले आपने यूज किए होंगे, बहुत यूज किए होंगे। इसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला आप लोगों ने यूज किया होगा वो होगा log a रेज टू पावर b इज इक्वल टू, पावर को सामने ले आते हैं, बाहर आ जाती है पावर b इंटू log ऑफ a। ठीक है, इसके अंदर भी क्या बोलेंगे कि बेस जो रहेंगे दोनों साइड में सेम रहेंगे, ग्रोथ रेट सेम रहेगी, इधर भी 10 इधर भी 10। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई ये 3 फॉर्मूले तो आपको आते होंगे, अगर नहीं आते हैं तो सबसे पहले इन 3 फॉर्मूलों को याद करना है, क्योंकि इनकी हेल्प से हम ये टेबल पूरी पूरी तैयार कर सकते हैं। और यही नहीं, और भी बहुत सारे नंबर्स जो आगे आने वाले हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, लोगरिथम फाइंड आउट कर सकते हैं टू द बेस 10। ठीक है, जैसे अगर आपको मैंने बोल दिया कि एक क्वेश्चन आपको देता हूं मैं कि इफ log 2 जो है उसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 0.3010, तो बताओ log 4 की वैल्यू कितनी होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अगर आपको log 2 की वैल्यू पता चल गई और बेस जो है दोनों के अंदर सेम है, बेस कितना है 10 है, तो बोल रहे हैं कि आपको log 2 की वैल्यू गिवन है, log 4 की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो मैं क्या करता हूं, इस 4 को इस 2 की टर्म्स में लिख लेता हूं। इस 2 की टर्म्स में लिखेंगे क्या लिखेंगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई log 2 इंटू 2 टू द बेस 10। क्या ये log 4 ही नहीं है? 4 को क्या लिख दिया मैंने, 2 इंटू 2। एक और तरीका मैं कैसे लिख सकता हूं, log 2 रेज टू पावर 2 टू द बेस 10, ऐसे भी लिख सकता हूं। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब आप log a इंटू बी का फॉर्मूला यहां पे लगाओगे तो क्या बन जाएगा, log a प्लस log b, यानी log 2 प्लस log 2। ये हो गया a, ये हो गया b, हो गया log 2 प्लस log 2, क्या हो जाएगा 2 log 2, log 2 प्लस log 2, log 2 की वैल्यू रखो 0.03010, फिर दोबारा 0.3010, दोनों को ऐड करो, क्या आंसर आ जाएगा 0.6020। आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर आपको log 2 की वैल्यू पता है तो इन 3 फॉर्मूलों में से इस पहले वाले फॉर्मूले को यूज करके मैंने log 4 की वैल्यू को पता कर लिया। अब तीसरा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, log 4 के लिए मैंने 2 into power 2 की फॉर्म में इसको लिख दिया, और इसके बाद क्या होगा, पावर बाहर चली जाएगी, क्या बन जाएगा, ये a रेज टू पावर b था, b बाहर चला गया, 2 बाहर आ गया, और इसको मैं लिख देता हूं इस तरह से कि ये बन जाएगा 2 बाहर log 2 बेस 10। इसकी वैल्यू कितनी है, 0.3010 गिवन है, तो log 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 4 की वैल्यू हो जाएगी, इसको 2 टाइम्स कर देना 0.6020। तो log 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद अगर आपसे log 8 की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोले तो कर सकते हो, log 2 इंटू 2 इंटू 2 करो, या फिर 2 रेज़ टू पावर 3 कर लेंगे इसको। क्लियर है? इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं इसी तरह से कि log 3 की वैल्यू अगर आपको गिवन हो तो क्या log 9 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं?
कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? log 3 की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो log 9 क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला 2 बाहर आ जाएगा, log 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो log 3 की वैल्यू कितनी थी? 0.4771। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? log 9 बन जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये नंबर आता है कि नहीं आता है? आ जाएगा। तो इस तरह log 2 की वैल्यू पता है तो आप 4 और 8 की वैल्यू पता कर सकते हो, 3 की वैल्यू पता है तो 9 की वैल्यू भी पता कर सकते हो। और अगर log 2 और 3 दोनों का ही हमें पता है, फिर मैं बोलता हूं कि log 2 इज इक्वल टू 0.3010 टू द बेस 10 और log 3 की वैल्यू जो है वो आपको गिवन है 0.4771। बताओ log 6 की वैल्यू कितनी होगी टू द बेस 10? कैसे निकालेंगे? 6 को भी लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं? फैक्टर बना लो इसको लिख लेंगे log 2 into 3 टू द बेस 10, लिख सकते हैं इस तरह से। और फिर दोबारा a into b का फॉर्मूला बन रहा है, इसको क्या लिख देंगे? log 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10। log 2 की वैल्यू कितनी थी? 0.3010, यहाँ पे लिख देता हूँ 0.3010। log 3 की वैल्यू कितनी है? ये 0.4771। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करो, log 6 की वैल्यू आ जाएगी। देख लो यही वैल्यू आती है कि नहीं आती है? हो जाएगा। तो 2 और 3 की वैल्यू अगर आपको याद होगी तो आप 4, 6 और 9 की वैल्यू और 8 की वैल्यू पता कर सकते हो। 5 और 7 को फिर दोबारा बोल रहा हूं, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि 5 और 7 का फैक्टर नहीं बना सकते। वो कैसे है? वो प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अगर आपको 2 और 5 वैल्यू पता है तो आप 10 की वैल्यू log 10 की वैल्यू पता कर सकते हो। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये log 5 हो गया, ये log 2 हो गया, इन दोनों को ऐड करना है आपको। इन दोनों को ऐड करके देख लेना log 10 आता है कि नहीं आता है। ऐड क्यों किया सर? 5 और 2 तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 और 2 तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला करेंगे तो log 2 प्लस log 5 हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, इन 3 फॉर्मूले के अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हो जाएगा। सर आपने पहला और तीसरा फॉर्मूला तो बता दिया कैसे यूज करते हैं, दूसरे का यूज कहाँ आएगा? दूसरे का यूज भी बता रहा हूं आपको, इसको नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पॉज करके नोट कर सकते हो। देखो अब मैं बोल रहा हूं कि हमें तीसरा वाला जो दूसरा वाला फॉर्मूला था जो बचा हुआ है उसको यूज करके देखना है, उसको कैसे यूज किया जाए। अब ये जो नंबर है ये एक फ्रैक्शन नहीं है, a अपॉन बी क्या एक फ्रैक्शन है? तो हाँ बिल्कुल फ्रैक्शन है। तो इसको हम किस तरह यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दे दिया log 7/8 की वैल्यू आपको पता करनी है टू द बेस 10, इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, पता चल जाएगी। दूसरा log 8/7 की वैल्यू पता करनी है, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये भी कर सकते हैं। अगर मैं पूछता हूं कि कौन सा इनमें से डिफाइंड होगा, कौन सा डिफाइन होगा इनमें से? सर आंसर दोनों का आ जाएगा, लेकिन मीनिंगफुल जो रहेगा वो ये वाला नंबर रहेगा। अगर आप इसको सोल्व करते तो आएगा log 7 माइनस log 8, log 7 माइनस log 8। log 7 जो रहता है वो छोटा रहता है, log 8 बड़ा रहता है। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो नेगेटिव नंबर आएगा, और इस तरह से आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अगर आपको कैलकुलेशन करनी, कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको इस तरह कोई सवाल दे रखा है, जैसे मैंने आपको सवाल बना के दिया डेली लाइफ के अंदर, तो वहां पे नेगेटिव के अंदर वो साइकिल्स का नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। और कहाँ यूज कर सकते हैं? अगर आपको डेसिमल नंबर्स दे रखे हो, डेसिमल नंबर्स जैसे कि आपको बोला गया log 0.125 का आंसर आपको बताना है टू द बेस 10, कैसे करेंगे इसको सोल्व? तो जब भी डेसिमल में आपको नंबर दे रखा हो और उसका फिर आपसे लोगरिथम पूछा जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो इस डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। डेसिमल को हटा दो यहां से, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा log बेस 10 125 अपॉन 1000। क्या इसको इस तरह लिखा जा सकता है? डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 1, उसके बाद 3 जीरो मैंने लगाई, हो गया। बताया होगा इतना छोटी क्लासेस के अंदर, आपको सभी को पता होगा। अब इसको सोल्व करना है, ये बन गया log a माइनस log a अपॉन b, इसको लिख सकते हैं log a माइनस log b, लिख सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, ये बन जाएगा log टू द बेस 10 125 माइनस log 1000 टू द बेस 10। अब 125 की वैल्यू कहां से आएगी? इसको बना सकता हूं 5 से। 5 रेज टू पावर 1 5 होता है, 5 रेज टू पावर 2 25 होता है, 5 रेज टू पावर 3 कितना होता है? 125 होता है। तो इसको लिख लेता हूं log 5 रेज टू पावर 3 बेस 10। ये हो जाएगा log 10 रेज टू पावर 3 बेस 10। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहां से 3 बाहर आएगा, बनेगा 3 log 5 बेस 10, और ये बन जाएगा 3 log 10 बेस 10, ठीक है। log 5 और log 10 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए।
यहाँ से आप 3b माइनस कर बाहर निकाल सकते हो कॉमन करके, या फिर अलग अलग सोल्व कर सकते हो। इसके बाद ये वैल्यूज रखनी और सोल्व करना है, हो जाएगा इतना। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हो जाते हैं। इसके बाद हम कुछ और फॉर्मूले डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे जो केवल मैथ्स के अंदर, आईटी का जो मैथ्स रहता है वहां पे पूछे जाते हैं। बाकी कैलकुलेशन इनके बेस पे हो जाएगी। ठीक है, फटाफट नोट